कमला देवी सिंघवी कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक या भौतिक स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। उसकी कुछ बातें हैं जो शेष रही है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, वहां पर मैंने उसकी विस्तृत जानकारी आपको दी है। राजस्थान के 12 जिलों में ये विस्तृत है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 61.1% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है और बहुत सारी विश्व का सबसे सघन आबाद वाला मरुस्थलीय प्रदेश है। इन कुछ बातें जो रही है वो बात यहाँ पर करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी ये मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है। तो ये अरावली पर्वतमाला है। इधर आएंगे तो हाड़ौती पठार के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका मैदानी भाग। तो इन तीनों भागों को अलग करने वाला या इन तीनों भागों से या राजस्थान के अन्य भौतिक प्रदेशों को अलग करने वाली रेखा है वो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है। वो राजस्थान के अन्य भौगोलिक प्रदेशों को, मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। और फिर आगे बात करते हैं तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ऐसा कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। ये इसे दो भागों में बांटती है। तो इस राजस्थान का जो ये पश्चिमी भाग है, जहां आपका आता है बीकानेर का दक्षिणी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं शुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जब ये इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला के बीच का जो क्षेत्र बसता है, इसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में बांटने वाली जलरेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अब कहते हैं अन्य भौतिक प्रदेशों से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुणे 4 भागों में बांटा गया है। हम जब नदियों के बारे में पढ़ते थे या पढ़ा था, तब यहाँ से पढ़ते एक हिमाचल प्रदेश हरियाणा से होते हुए एक नदी आई थी गग्गर। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच जो गंगा नदी बहती है, तो इसका अर्ध शुष्क प्रदेश के जो 4 उपभाग है उनमें से पहला भाग है गग्गर नदी बेसिन या गग्गर भाग। इसके हनुमानगढ़ और गंगानगर के नीचे क्षेत्र में चलते हैं तो यहाँ पर आता है, आपको पता होता है, चूरू, फिर इधर आता है झुंझुनू और इधर आता है सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर, इस क्षेत्र को कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र। तो इसका दूसरा भाग हुआ शेखावाटी प्रदेश। इस यहाँ सीकर, चूरू से नीचे आने पर इधर एक प्रदेश आता है, वो है नागौर। यह है नागौर उच्च भूमि प्रदेश। नागौर उच्च भूमि प्रदेश। ध्यान रखना, नागौर उच्च भूमि प्रदेश है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। 3 भाग हो गए, गग्गर बेसिन या गग्गरीय भाग, फिर शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि प्रदेश, और इसका चौथा भाग है वो है लूनी बेसिन, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, लूनी बेसिन। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग को 4 भागों में बांटते हैं, गग्गर बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि प्रदेश और लूनी प्रदेश। नागौर उच्च भूमि प्रदेश के बारे में एक बात की जानकारी रखनी जरूरी है। नागौर उच्च भूमि जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश जो चट्टानें हैं वो चूना युक्त या चूना पत्थर युक्त चट्टानें हैं। और इन चट्टानों में जो पानी पाया जाता है या आंतरिक या कैसे भूगर्भिक पानी पाया जाता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की जो हड्डियां हैं वो गल जाती है या कमजोर हो जाती है।
और जब आयु अधिक होती है या कह सकते हैं कि 50 साल से ऊपर की आयु होती है, तब आदमी है वो इस प्रकार करीब जो कमर है वहां से वो नीचे होकर चलता है, इसके कारण उसे कहते हैं कुबड़ अवस्था। तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो नागौर के साथ एक जिला और सम्मिलित होगा इसमें, वो है अजमेर। नागौर और अजमेर सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आएगा कुबड़ पट्टी कहाँ है, तो नागौर के जायल से अजमेर क्षेत्र के बीच में कुबड़ पट्टी क्षेत्र है। कुबड़ पट्टी का मतलब फ्लोराइड युक्त भूमिगत जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ज्यादा आयु या अधिक आयु में लोग हैं वो कमर से मुड़कर चलते हैं। इसके बाद लोनी बेसिन में जो लोनी नदी का अफवा क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र हुआ आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। अब जो इधर आगे चलते हैं तो गुजरात के कच्छ से लेकर के बीकानेर तक का जो क्षेत्र है मरुस्थलीय भाग है, इसे हम लघु मरुस्थल भी कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है लघु मरुस्थल का विस्तार कहाँ है, ये कहां से कहां तक है, तो गुजरात के कच्छ से लेकर के बीकानेर तक, वो भी कहां, महान मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच में। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे महान मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है, महान मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है और जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर वर्षा है 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण वनस्पति नहीं के बराबर है। जहाँ वनस्पति नहीं है और मिट्टी यहाँ पर बलुई है तो पवनों की जो गति है उससे मिट्टी का अपरदन होता है, तो बहुत सारी भू आकृतियां बनती है जिसमें आप भौगोलिक दृष्टि से पढ़ते हैं। एक अपरदनात्मक भू आकृतियां होती है, एक निक्षेपणात्मक भू आकृतियां होती है। जब जल या पवन या हिमनद द्वारा किसी स्थान से मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो जिस स्थान से ले जाते हैं वो वहां पर यदि किसी भू आकृति का निर्माण होता है तो कहते हैं अपरदनात्मक भू आकृति, और अपने साथ लाए गए रेत मिट्टी कंकड़ को किसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, वहां पर यदि किसी प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं निक्षेपणात्मक भू आकृति। इन क्षेत्रों में कुछ स्फुट जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं दोहरे, ये पवनों के द्वारा, पहली बात दोहरे या स्फुट है पवनों के द्वारा निक्षेपित या निक्षेपणात्मक भू आकृतिक स्वरूप है। अब कौन कौन से है, तो सामान्य तीन जो ऊपर के हैं इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सामान्य जानकारी हमें रखनी चाहिए कि इनकी आकृति कैसी होती है। सबसे पहले बरखान, ऐसा ही पता है बरखान, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या है, तो ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले पवनों के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतिक स्वरूप है। बहुत बड़े बड़े दोहरे होते हैं। तो बरखान की बात करते हैं, सीधा एक क्वेश्चन बरखान क्या है, या इस प्रश्न को ये क्या है तो है अर्धचंद्राकार दोहरे। अर्धचंद्राकार दोहरे जिस प्रकार यदि पवनें ऐसे चलती है तो ये इस प्रकार ये आधा चंद्र बन जाता है, ऐसे ये अर्धचंद्राकार दोहरे, और इनका जो ये पीछे का ढाल है वो ढाल है धीरे धीरे कम होता जाता है। इस प्रकार की जो आकृति होती है उन्हें कहते हैं बरखान, अर्धचंद्राकार दोहरे। ये गतिशील होते हैं, अर्थात ये एक स्थान से हटते जाते हैं दूसरे स्थान निर्मित होते जाते हैं, इनमें गतिशीलता पाई जाती है। प्रश्न पूछने का दो तरीका, बरखान क्या है तो हम पढ़ेंगे अर्धचंद्राकार स्फुट है या पवनों के समांतर बनने वाले हैं, तो ये तीनों चीज याद रखेंगे। बरखान का मतलब है अर्धचंद्राकार बालू के दोहरे या स्फुट। नंबर 2 अनुदैर्ध्य, जब पवनें चलती है पवनों की गति है वो कम होती है, तो पवनों की दिशा के समांतर यदि पवनें ऐसे चलती है तो इसके समांतर ये कोई दोहरे या कहीं मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, ये बहुत बड़े दोहरे होते हैं। लगभग इनकी लंबाई 3000 मीटर कहते हैं, तो 3-3 किलोमीटर, चौड़ाई 250-300 मीटर तक होती है और ऊंचाई ये 5 से 25-30 मीटर, बड़े बड़े दोहरे होते हैं। जैसे कि आपने कई फिल्मों में ये देखे जो गाने होते हैं वहां पर ये गाने यहाँ पर फिल्माए गए हैं। एक सोल्जर फिल्म है, इसमें गाने में आपने देखा होगा, एक वो सिली सिली आंधी हवा है, उस गाने में देखे होंगे। वो जो दोहरे हैं तो उनसे देख लगा ये दोहरे। और यहाँ पर हम तो क्या है कि कई लोग जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं नहीं देखते हैं,
या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें भी देखा हो जेठालाल और दौरों में गुम हो जाता है। तो निर्जन क्षेत्र है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे दौरे हैं वहां पर। तो ये गतिशील दौरे होते हैं। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ध्यान रखना, देखिए एक तो है समांतर और एक है समकोण। अब अपने तरीके से याद रखेंगे, ये बड़ा टेढ़ा काम होता है, कौन सा समांतर है कौन सा समकोण है, ये समस्या होती है याद करने की। ये तो पता है, एक चंद्राकार है, एक कोनों के समांतर है और एक कोनों के समकोण पर बनते हैं या कोण पर बनते हैं, लेकिन कौन सा कहां पर बनता है अपने तरीके से। बरखान है वो तो चंद्राकार हो गया, इन दो में समस्या है, ध्यान रखिए। देखो इसमें देर पर दो मात्रा है और रे, इसमें रे की मात्रा, ऊपर मात्रा है, जिसमें ऊपर मात्रा है शब्द में, इसमें जो आकृति दो समांतर है उसमें ऊपर मात्रा नहीं है, जिसमें ऊपर मात्रा नहीं है उसमें ऊपर मात्रा है, एक दूसरे का उल्टा कर लेना। तो अपना तरीका है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि अनुदैर्ध्य में ऊपर दो मात्रा आती है, तो समकोण में ऊपर मात्रा आती है, इसका मतलब वो नहीं है, दोनों का विपरीत है। अब अनुप्रस्थ में ऊपर मात्रा नहीं आती है, जबकि समकोण में ऊपर मात्रा आती है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करके आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है, तो कोणों का वेग कम होता है, और ध्यान रखना ये मरुस्थल के किनारे पर बनता है, जहां पर मरुस्थल समाप्त होता है उन किनारों पर इनका निर्माण होता है। फिर बात करते हैं अनुप्रस्थ की, इनकी आकृति है वो समकोण के समान होती है, कोणों की जो गति है वो अधिक होगी और इनका निर्माण है मरुस्थल के आंतरिक भाग में होगा। दोनों में एक अंतर है, अनुदैर्ध्य है वो मरुस्थल के किनारे, जैसे ये अरावली पर्वतमाला इसके नजदीक या ऊपर की बात करते हैं, तो ये जो अब किनारे पर पड़ते हैं तो झुंझुनू है, इधर चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर, इन क्षेत्रों पर इनका निर्माण होता है। जब अनुप्रस्थ की बात करते हैं तो उसका आंतरिक भाग का मतलब है, यहाँ पर हमारे क्षेत्र में देखते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर का कुछ भाग है, यहाँ पे अधिक मात्रा में दिखाई देंगे आपको। फिर ये तीन इंपॉर्टेंट है, इनका जो नाम याद रखना है क्या, तो ये स्फूत है या मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले कोनों के द्वारा निक्षेपणार्थ भू-आकृतिक स्वरूप या स्फूत है। तारा बालू का स्फूत मतलब तारे के समान आकृति का होता है। फिर होता है एक पैराबोलिक स्फूत, छोटे छोटे स्फूत होते हैं, ये लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। एक नेटवर्क नाम का भी स्फूत होता है, शिफ्ट नाम का भी स्फूत होता है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा जानकारी तीन के बारे में रखनी है। तो हमने अभी तक पढ़ा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग को चार भागों में, लूनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, नागौर के बारे में, ऊपर पट्टी के बारे में आपने पढ़ा, चूनापत्थ, फ्लोराइड, शेखावाटी क्षेत्र। ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर का शेखावाटी क्षेत्र। अब हम यहाँ पर कुछ क्या होता है कि ये हम जैसे सोचते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश है तो वहां पर मिट्टी है, ये सोचना भी गलत है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अनुकूल दिशा चित्तौड़गढ़ में, ज्यादा उत्पादन चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि वहां पर चूना पत्थर मिलता है, पथरीला क्षेत्र है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग की संभावना कहां है, तो उत्तर होता है जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का जो ऊपरी भाग है वो रेत का, नीचे बहुत अधिक मात्रा में चूना पत्थर मिलता है, नीचे पथरीला क्षेत्र है। जब बाड़मेर क्षेत्र में हम जाएंगे तो नीचे जिप्सम मिलेगा। आपको पता होना चाहिए जो आज कई सालों पहले जैसलमेर बाड़मेर में बाढ़ आई थी, आज भी वहां पर पानी है, क्योंकि नीचे जिप्सम और जो ये पत्थर की जो चादर है अतः पानी सोखता नहीं है। तो यहाँ जैसलमेर में आंतरिक भाग में बहुत अधिक मात्रा में पथरीला क्षेत्र पाया जाता है। तो पानी वर्षा होती है तो हो सकता है दोरों में पानी सूख जाता है, लेकिन पथरीला क्षेत्र होने के कारण कुछ वहां पर झीलें बनती है, तो कुल पानी को संग्रह करने की कुछ जो स्थानीय चीजें हैं वहां पर, या कुछ उपकरण हम कह सकते हैं, कुछ वो बनाए गए झीलें हैं या नाडी पोखर जो कुछ भी कहते हैं, कौन कौन से है। तो एक बात है पोखर क्या है, जिस प्रकार हम अपनी भाषा में तालाब या नाडी कहते हैं, इसी प्रकार जैसलमेर में भी गांव के नजदीक जो पेयजल के लिए काम में लिए जाते हैं, नाडी के समान भी होते हैं, उन्हें पोखर कहते हैं। पोखर सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, उत्तर होगा जैसलमेर। इसके बाद में रन या टोड, ये इंपॉर्टेंट क्या है, मरुस्थलीय प्रदेशों में दो या दो से अधिक धोरों के बीच में, धोरों का मतलब ये जो स्फूत पड़े उनके बीच में कोई ऐसा पौने होती है, वो
रेत को बहा कर दूसरी ओर ले जाती है, तो वहां पर नीचे भाग हो सकता है वो कठोरी भाग आ जाता है, तो वहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। तो जैसे या मरुस्थलीय प्रदेश में जो अस्थायी झीलें होती है उन्हें रण या क्या कहते हैं, टोट कहते हैं। ये जैसलमेर बाटली क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अस्थायी झीलें जो कि दोरों के मध्य होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली स्थायी जिले कहते हैं पलायन। खड़ी वो भी एक तो नाड़ी तालाब का थोड़ा बड़ा सा रूप गांव के किनारे पाया जाता है। ध्यान रखना, खड़ी एक कृषि की पद्धति भी है। खड़ी एक कृषि की पद्धति भी है जो कि पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी। टांका, ये तो हमारे हर जगह मिलता है आजकल। ये टंकी होती है जो भूमिगत होती है पानी का, तो पानी संग्रह करने के ये साधन है। टांका का प्रश्न पूछा, परंपरागत संसाधन कौन सा है? जल संग्रह का ग्रहण का परंपरागत ये है, वो मकान का पानी है उस टांके में उतार दिया जाता है, और इसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसे पालर पानी भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में कोयला, चूना पत्थर, कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ भी मिलते हैं। इसके मिलने का कारण क्या है? तो उत्तर होगा टर्सरी कालीन चट्टान होने के कारण। टर्सरी कालीन चट्टानें होने के कारण यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, थार का मरुस्थल या कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थल। दोनों वीडियो को साथ देखें। धन्यवाद।